सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट योद्धा 2.0। तो योद्धा सीरीज का आज एसएस में हमारा तीसरा वीडियो जिसमें हम चैप्टर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी चैप्टर बड़े क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां ध्यान देने की जरूरत है। कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स 3 या 4 मार्क्स में आपको आ सकती हैं, तो इग्नोर करने जैसा नहीं है। हाँ, बची बात ये कि सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा मतलब जिनको दिक्कतें होती हैं, जिनको याद हो रहा है दिक्कत नहीं है, वो तो सभी कुछ करेंगे, लेकिन जिनको याद करने में प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए मैं लास्ट में कहने का मतलब कि जब मैं सारी चीजों का वन शॉट वगैरह करा लूंगा तब मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह दूंगा और साथ साथ आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर 4 चैप्टर्स में कोई एक चैप्टर आप छोड़ना चाहते हो तो वो कौन सा छोड़ सकते हो, तो वो मैं लेकिन बाद में बताऊंगा। अभी कोशिश करो कि पूरा सिलेबस हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं आज के चैप्टर की ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सबसे पहली चीज कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कई तरीकों से हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। पहली चीज है एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लीड सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ। एक सक्सेसफुल जिंदगी जी सके इंसान, क्रिएटिव जिंदगी जी सके, तब वो भी अपना नॉलेज अपना विजडम वगैरह यूज करके। ठीक है, अपने हिसाब से वो अपनी जिंदगी को जिए, अपना नॉलेज यूज करके अगर वो ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो ग्रो कर सके। तो इस चीज को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज। अब देखो, इंसान की जो कैपेबिलिटीज है वो ग्रो होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं अगर मेरे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोगों को एजुकेशन मिल रही होगी, और अगर एजुकेशन मिलेगी तो इंसान की कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, है ना। तो वही है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज को हम क्रिएट करें, बढ़ाएं, तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, हम ऐसा कहेंगे। दूसरी चीज हेल्दी, फाइन एंड फिट। हेल्दी लाइफ जी सके, फिट लाइफ जी सके, ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी हम कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। नॉलेज अक्वायर कर सके इंफॉर्मेशन या एजुकेशन के पर्पज से। अगर हम नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे हैं, सिमटे हुए रह जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, लिमिटेड जिंदगी जी रहे हैं, तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर हाँ नॉलेज गेन होता जा रहा है लगातार तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। अपॉर्चुनिटी फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। हमको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें और अपने लिए पैसे कमा सकें, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सके। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज सभी के लिए अवेलेबल हो। कुछ गिने चुने लोगों का अधिकार है नेचुरल रिसोर्सेज पर और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये चीज ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। सभी का अधिकार है अगर नेचुरल रिसोर्सेज पर, तो हम कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा। अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, एक क्वालिटी वाली लाइफ हो। ठीक है, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं ऐसे नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, ऐसा अगर अचीव कर पा रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। रिमूवल ऑफ स्कॉलर वगैरह, मतलब गंदगी वगैरह की हटाई हो, साफ सफाई वाला एटमॉस्फेयर मिले, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर मिले हमको रहने के लिए, तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। पर्सनल और सोशल सिक्योरिटी मिले, है ना, मतलब हम सेफ एटमॉस्फेयर में रहें, किसी का खतरा ना हो, चाहे फिजिकल असॉल्ट का खतरा हो, चोरी डकैती ये सब का खतरा हो, या फिर सामाजिक तौर पर सिक्योरिटी हो, मतलब किसी ऊंच नीच ऐसे का डिफरेंस हम नहीं फेस कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि हाँ हम सोशली सिक्योर हैं। तो पर्सनल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट्स, हमको हमारे ह्यूमन राइट्स यूटिलाइज करने का पूरा मौका मिल रहा है, हम अच्छे से अपनी ह्यूमन राइट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, तो बेसिकली यहां पर लिखा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद क्रिएशन एंड एक्सपांशन ऑफ मैनी सच अपॉर्चुनिटीज। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और एक्सपांड होती हैं तो कहेंगे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में पीछे हैं, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। क्या रीजन है? ठीक है, तो कुछ सोशल इकोनॉमिक ऐसे रीजंस हैं, देखो क्या है देखते हैं। ठीक है, यहां पर यह भी लिखा कि इकोनॉमिक और सोशल कोई डेवलपमेंट अचीव कर पाने में डेवलपिंग कंट्रीज पीछे रह रही हैं। क्या रीजंस है? तो पहला इंडिफरेंस और डिसगस्ट टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। लोग इंप्रूवमेंट करना ही नहीं चाहते, वो मेंटालिटी नहीं है कि वो बेहतर अपने आप को मतलब साबित कर सकें। एस्पायरेशंस नहीं है, मतलब इच्छाएं नहीं है, बड़ा कुछ करने के अंदर सोच ही नहीं है, बस जिंदगी कट रही है उसी में खुश है। इलिटरेसी है, पढ़े लिखे नहीं है लोग।
लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लोग बिजनेसेस नहीं करना चाहते, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, सस्पिशन है, शक रहता है, ठीक है, शक का माहौल रहता है, शंका का माहौल रहता है एक दूसरे के प्रति, सुपरस्टिशंस है, मतलब हम अंधविश्वास में जीते हैं ऐसे देश के लोग, ठीक है, तो उसके चक्कर में ही बहुत कुछ नुकसान करते हैं। एंटी क्वार्टेडनेस, मतलब ये बड़ा अजीब सा शब्द लिख दिया, बच्चे समझ नहीं पाते, ओल्ड फैशन, ठीक है, इसका मीनिंग है ओल्ड फैशन, मतलब पुराने तौर तरीकों में ही बिलीव रख रहे हैं, उसी के हिसाब से जिंदगी जिए जा रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस देखा जाए तो दोनों का मतलब एक तरह से सेम ही हो जाता है, पुराने ख्यालत, पुराने जो परंपराएं हैं, हम उसी को फॉलो करने में लगे हुए रह जाते हैं। इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे देश नेचुरल रिसोर्सेज का सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, इम्प्रॉपर यूसेज की वजह से ये लोग पीछे हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो देश पीछे हैं। फिर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? देखो फटाफट मेरे को चैप्टर समझाना है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ठीक है। हाँ, अगर मुझे लगा हाँ स्पीड अच्छी खासी है, अच्छा खासा टॉपिक कवर कर लिया है, तो फिर थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है, बात कर लेंगे, थोड़ा इतना बुराई नहीं है बात करने में, लेकिन खाली बात ही करेंगे वो भी सही नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय नोबेल प्राइज विनर। ये कॉन्सेप्ट पहले सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? नोबेल प्राइज विनर, नाम क्या था उनका? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वैसे तो इंडियन है, नेटिव इंडियन है, बाय बर्थ इंडियन है, लेकिन मतलब खानदान इंडिया से बिलोंग करता है, बट वो सिटीजन इंडिया के नहीं है, सिटीजन वो यूएस के है। तो ये भाई साहब ने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था सबके सामने। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश इन 1990। जो पहली HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई वो 1990 में हुई। अच्छा, मैं बीच में जो बात कह रहा था कि बातें करते करते टाइम वेस्ट हो जाता है, उसमें थोड़ा एक बताना चाहता था कि देखो होता क्या है ना, कि अगर मैं वीडियो छोटा ही रखूं, 1 घंटे की वीडियो में अगर मैं आपसे 30 मिनट बात करूं और 30 मिनट पढ़ाऊं, आपको मजा तो बहुत आएगा, क्योंकि बातें करने में मजा आता है, पर उसमें पढ़ाई 30 मिनट की होगी। अभी के लिए तो आपको थोड़ा चला भी लोगे, आपको सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन जब एग्जाम्स आ जाएंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम सर पे होती है तो उनको फटाफट रिवीजन करना होता है, और ऐसे केस में अगर आधा घंटा मैं बात करता हुआ वीडियो बनाऊं, तो उस केस में आपका समय बर्बाद होगा, और उस टाइम आपको रियलाइज होगा नहीं यार ये तो सही नहीं है। इसीलिए मेरी कोशिश यह है कि वीडियो में 95% पूरा थ्रू आउट काम का कंटेंट हो, 5% थोड़ा बातचीत इसलिए करना पड़ता है ताकि बोर ना मारे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट 1990 में पब्लिश हुई, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। एक स्पेशल स्कीम बनाई गई, एक संस्था बनाई गई, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन ने बनाया, जो ये सारा कामकाज करेगी, पूरे देश का, पूरी दुनिया का, दुनिया में हर देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट करेगी, और उसके थ्रू एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसको कहा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये टाइम टू टाइम पब्लिश होता रहेगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इसमें 3 चीजों का ख्याल रखा जाता है, 3 पैरामीटर्स पर कैलकुलेशन होता है। देखो 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, 3 डायमेंशंस। कौन से हैं वो 3 डायमेंशंस? चलो इसको मिटा देता हूं भैया, क्योंकि अगले स्लाइड में नहीं लेना है। एवरेज एज, इंसान की एवरेज जिंदगी कितनी है किसी देश में, यानी उससे हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज है नॉलेज, वहां के लोगों का लिटरेसी रेट वगैरह पता चले, एजुकेशन लेवल पता चले। तीसरी चीज लिविंग स्टैंडर्ड, और लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पे, कि वहां के लोगों की इनकम कैसी है। तो इन 3 फैक्टर्स पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं, और उस हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा देश कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कितना डेवलप कर रहा है, और कौन सा देश पीछे है और कितना पीछे है। तो पहला जो पैरामीटर हम बात कर रहे थे उसमें एवरेज एज, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की तरह कैलकुलेट किया जाता है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स क्या बताता है कि किसी देश में एक बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो वो उस देश में कितने साल तक जी पाएगा, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? अब देखो, मान लो कि अगर उस देश में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बीमारियां बहुत सारी हैं, दवाइयां अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चलता, तो ऐसे देश में लोगों की जो लाइफ होगी वो छोटी होगी। तो वहां एक अंदाजा लगा के बताया जा सकता है, हाँ इस देश में लोग लगभग 50 साल तक जिएंगे, 45 साल तक जिएंगे। जिस देश में सारी ऐसी फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, गवर्नमेंट हर चीज पे काम कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ है, तो ऐसे देश में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, 80 साल तक, 90 साल तक जिएंगे। तो उस हिसाब से ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि वहां के लोग एवरेज कितना जी पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ एन इन्फेंट प्रेडिक्टिंग दैट हाउ मेनी इयर्स विल द इन्फेंट सर्वाइव, ठीक है। अच्छा, इसकी में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, एक्सपेक्टेड हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 83.6 ईयर्स, और लोवेस्ट कितनी है, 20 साल। मतलब कुछ देश ऐसे भी आ सकते हैं जहां 20 साल में लोगों की डेथ हो जाती है, एवरेज 20 साल की जिंदगी जी रहे हैं लोग, मतलब क्या ही होगा उस देश का हाल।
तो ये तो लोवेस्ट वैल्यू है, हालांकि अभी तक ऐसा कोई देश रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ही इससे ऊपर हैं देश। कुछ देश ऐसे भी हैं जिसमें 24-25 साल का भी चल रहा है। अच्छा, बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2015 वाज 68 ईयर्स इंडिया का। हमारा 2015 के डेटा के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 68 ईयर्स। मतलब हमारे यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इंसान 68 साल जिएगा। ठीक है, अब कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है कि वो ज्यादा भी जी सकता है और कम भी जी सकता है, बट एवरेज 68 है, मतलब ज्यादा चांस यही है कि 68 तक तो खींच ही देगा। एजुकेशन इंडेक्स, इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। नाम से पता चल जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब एक आदमी अपनी जिंदगी में कितना समय स्कूल में बिताता है। कौन आदमी? जिसने 25 साल तक की एज कंप्लीट की है। 25 साल तक की एज उसकी पढ़ने लिखने तक की एज काउंट की जाती है। तो 25 साल की जिंदगी में कितना साल उसका स्कूलिंग में गया है, इसको कहते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू 13.3 ईयर्स है और लोवेस्ट कितनी है? 0 है। ठीक है, इंडिया का अगर हम बात करें तो 2015 में ये मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की वैल्यू कितनी थी? 5.4 ईयर्स। कितनी थी भैया? 5.4 ईयर्स। ठीक है, अच्छा, तो ये 5.4 ईयर्स। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब अब ये कैसे अलग हो जाएगा? अभी जो चल रहा है कि लगभग इतना टाइम लोगों ने स्पेंड किया होगा स्कूल में। अब अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है, लोग भी अवेयर हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सिचुएशंस इंप्रूव होंगी। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ ज्यादा समय तक लोग स्कूल में बिताएं, तो वो एक्सपेक्टेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब आज के डेट में अगर हम नए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उस हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि हाँ इतने साल तक तो होगा। तो उस हिसाब से इंडिया का एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है? 11.7 ईयर्स, जिस तरफ से काम हुआ तो मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट इसकी वैल्यू 18 होनी चाहिए और लोवेस्ट कितनी हो सकती है? 0 भी हो सकती है। ठीक है, चलो अगली बात करें तो इनकम इंडेक्स है, जिसमें पैसे की बात कही जाएगी, जिसमें हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? देश की जो टोटल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो हर इंसान की एवरेज इनकम पता चल जाती है। कैसे मिलता है भाई पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम कैसे मिलता है? टोटल इनकम, टोटल इनकम किसकी? टोटल इनकम कंट्री की डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन से मिलता है हमको पर कैपिटा इनकम। अब पहले क्या होता था ना, जीडीपी कैलकुलेट करते थे। यहाँ जो टोटल इनकम है ना देश की, उसकी जगह पर हम देश की जीडीपी रखते थे, तो जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन करते थे। लेकिन अब चेंज हो गया, अब नया डेटा आ गया, अब मतलब हम टोटल इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब ये जीडीपी और ये जो टोटल इनकम, इसमें फर्क क्या है ना? इन दोनों में फर्क है। नेशनल इनकम जो है जीएनआई बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। अब ये जीडीपी में क्या होता है ना कि आपके देश में जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है आपके देश के अंदर, ठीक है, आपकी कंपनियां, सर्विसेज सब मिलकर जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कहलाता है जीडीपी। और जीएनआई जो होता है ना, जीडीपी से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादातर केसेस में ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इंडिया के केस में ज्यादा ही होगा। अब ये जीएनआई में क्या होता है? जीडीपी तो उसमें आता ही आता है, इसके अलावा जैसे अब हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, वहां वो जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, वो सैलरी का पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, तो वो इंडियन की ही इनकम हुई। ठीक है, तो हम उसको भी जब जोड़ लेते हैं जीडीपी में तो इसको कहा जाता है जीएनआई। ठीक है, तो जीएनआई की वैल्यू जनरली ज्यादा रहती है। अब इसमें यह भी होता है कि अगर कोई दूसरे देश का बंदा इस देश में रह रहा है, यहां से सैलरी लेके अपने देश में भेज रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ लोग वहां से मेरे को 1 करोड़ रुपया भेज रहे हैं देश में, और दूसरा कोई बंदा यहाँ रह रहा है दूसरे देश का, वो यहाँ से कमा के 50 लाख अपने देश में भेज दे रहा है, तो हमारे देश का इनकम में कितना बढ़ा? 50 लाख ही बढ़ा ना। 50 लाख तो गया ना, 1 करोड़ आया तो 50 लाख गया, तो 50 लाख वो और जोड़ देंगे जीडीपी में। तो इस तरह से डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये जीएनआई। अच्छा, फिर बात करें आगे। अच्छा, एक चीज और, ये जो पर कैपिटा इनकम वगैरह कैलकुलेट किया जाता है ना, ये यूएस डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी वही है। और पूरे देश का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस देश की क्या कैपेसिटी है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं ना, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या है ये परचेजिंग पावर पैरिटी? देखो इससे क्या पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इंडिया में एक बुक 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है, और यूएस में वो बुक 100 रुपए में तो नहीं मिल रही होगी, कुछ डॉलर्स में मिल रही होगी, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कैसे करूंगा कि ये बुक इंडिया में महंगी है या यूएस में महंगी है? तब ये मुझे ऐसे पता चलेगा कि यूएस में डॉलर में मिल रहा है, तो इंडिया में जो रुपए में मिल रहा है ना, उसको मैं पहले डॉलर में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे पता चलेगा कितने डॉलर में इंडिया में वो बुक मिल रही है और कितने डॉलर में यूएस में मिल रही है, तब तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा ना। तो इसी कंपैरिजन को हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए सारा जो पर कैपिटा इनकम है वो किस में कैलकुलेट किया जाता है? डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है। 2015 का रिपोर्ट कहता है कि इंडिया का जो ग्रॉस पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है
वो 5497 था, जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं यानी पर कैपिटा जीडीपी, वो कितना था 5238। तो देख रहे हो पर कैपिटा जीडीपी से पर कैपिटा इनकम ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें कुछ कंट्रीज की, तो ये जो चीजें है ना, मतलब पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन इंडेक्स और वगैरह, हेल्थ इंडेक्स वगैरह लेके बताना कि अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं अलग अलग कंट्री को, जैसे इसमें ये बेहतर है, ये बेहतर है, तो सबसे पॉइंट्स दिए जाएंगे, उस पॉइंट्स के हिसाब से एक रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ऐसी रैंकिंग बनती है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स दिए जाते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू कही जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काउंट करके बताते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 4 कैटेगरीज में दुनिया के देशों को बांटा गया है। जो टॉप 50 कंट्रीज है, मतलब 1 से लेकर 49 रैंक तक की कंट्रीज है, 50 नहीं 1 से 49 तक की, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.802 से ज्यादा है। अब देखो हाईएस्ट वैल्यू 1 है, मतलब एक देश एकदम परफेक्ट है हर चीज में, तो 1 होगा उसका एचडीआई, ठीक है। तो 0.802 से ज्यादा वैल्यू है जिन देशों की, वो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट की कंट्रीज काउंट होती है, जिसमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये उसी हिसाब से रैंकिंग में भी है। नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पर नंबर 1 पे नॉर्वे है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से रैंकिंग है इनकी। सबसे हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड में किसका है, नॉर्वे का, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो उसी सीक्वेंस में 3-4 देशों के नाम दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब बहुत हाई इंडेक्स वाली कंट्रीज है। फिर ये हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट काउंट की जाती है 50 से 105 रैंक तक की। इनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू कितनी होती है, 0.70 से लेकर 0.798 तक। इसमें रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, चाइना वगैरह आते हैं। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज की रैंकिंग 106 से 143 के बीच में है। इनकी वैल्यू 0.55 से लेकर 0.698 तक की देखी गई है। और ऐसे में कौन से देश आते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, इराक, इंडिया, हम भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं, मतलब यार सोचो टॉप 100 के पीछे हम लोग, 106 से 143 के बीच में आ रहे हैं। फिर फोर्थ वाले में लो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी यहाँ बहुत कम है डेवलपमेंट। इनकी रैंकिंग 144 से 188 के बीच में है। ह्यूमन डेवलपमेंट की वैल्यू 0.550 से भी कम है, यानी आधे से भी कम ह्यूमन डेवलपमेंट है यहाँ। केन्या, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, नाइजर, ये देश ऐसे हैं, ठीक है। अगर हाँ थोड़ा अपने एशिया में अगल बगल वाले देशों से हम कंपैरिजन करें तो श्रीलंका, चाइना, मालदीव्स, ये सब हमसे आगे हैं, ठीक है। छोटे छोटे, ये तो छोटे छोटे देश है ना, ये भी हमसे आगे हैं। चाइना तो चलो है बड़ा भाई, लेकिन ये थोड़ा ऐसा नहीं है कि इनकम में आगे हैं, पैसे में आगे हैं, नहीं, एचडीआई में आगे हैं, ठीक है। तो एचडीआई में आगे होने का मतलब ये नहीं कि पैसा ज्यादा उनके पास। अच्छा, तो इंडिया 0.609 पर है, हमसे पीछे भूटान है हमारा पड़ोसी, ठीक है। पाकिस्तान तो बहुत पीछे, उसके बाद तो क्या ही कंपटीशन करना, कंपटीशन हमें लेवल वालों के साथ किया जाता है। चलो, चैलेंजेस व्हिच कम इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के मतलब प्रोग्रेस के रुकावटें क्या है, कौन सी चीजें हैं जो इसको हिंडर करती हैं, इसको रोकती हैं। तो 3 चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हेल्थ, सेक्स रेशियो, वुमेन एम्पावरमेंट। ये 3 फैक्टर्स पर अगर काम किया जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यही अगर हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो हम पीछे रह रहे हैं, इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। अच्छा, तो बात करें हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ में बता रहे हैं कि इंडिया जो है ना लंबे समय से काम कर रहा है भाई, आजादी के बाद से काफी काम किया हमने, कई बीमारियों पे काम किया है, माल न्यूट्रिशन पर काम किया, फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम वगैरह चलाया है ना। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज नॉट ओनली फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बट इट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्स को इंप्रूव करता है। कैसे? अगर आपके देश के लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो वो काम करेंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। आदमी बीमार रहेगा, मरीज रहेगा तो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन हेल्दी है तो वो अच्छा काम करेगी, और अच्छा काम करेगी तो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा और देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसीलिए ना ये सिर्फ बेटर लाइफस्टाइल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ऐसा कहा जाता है हेल्थ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, तो हमने इंप्रूवमेंट्स की हैं, जैसे डेथ रेट वगैरह कम कर पाए हैं हम लोग। जैसे पहले बहुत सारे बच्चे जन्म के साथ ही मर जाते थे बीमारियों की वजह से, मतलब वो मदर जब प्रेगनेंसी होती थी मदर की तो वो खाना ढंग का नहीं मिलता था, तो बच्चा अंदर मतलब कह सकते हैं कि वो में ही कमजोर हो जाता था और कई बीमारियों का शिकार होता था, जैसे ही पैदा होता था डेथ हो जाती थी। तो वो सब चीजें अब हमने कंट्रोल कर ली हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स वगैरह बहुत सारे चलाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को हमने रोका है, जैसे ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन वगैरह, बीसीजी,
कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए हमने वैक्सीनेशन चलाए हैं और ऐसी बीमारियों को देश से खत्म करने में, देखो पोलियो तो खत्म ही कर दिया देश से, और भी बहुत सारी बीमारियों को बहुत हद तक हमने कंट्रोल में ले लिया है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो डेफिशिएंसीज वगैरह होती है न्यूट्रिशन को लेके, जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, इन सबको भी दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स वगैरह चलाए हैं। अब होता क्या, जैसे ना आयोडीन का तो आपको पढ़ाया जा रहा है बुक्स में, है ना, कि आयोडीन की कमी से गॉइटर जैसी प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए, है ना, ये इन चीजों पर गवर्नमेंट ने काम किया है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक पहुंचा जाए और उनको भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाए। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ बीमारियां जैसे कि मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, इन सबको भी बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है, इनके ट्रीटमेंट्स वगैरह हम कर रहे हैं। अच्छा, इस वजह से क्या हुआ है, जब हम इन सारी चीजों पर काम कर रहे हैं तो डेथ रेट कम हो रही है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एवरेज लाइफ लोगों की बढ़ रही है, ज्यादा समय तक लोग जी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वाटर बॉर्न डिजीजेस, हालांकि देखो ये जो मैंने ना अलग अलग क्यों कर दिया, यहां तक हमने ये देखा कि क्या बेहतर चीजें की गई हैं अब तक हेल्थ के फील्ड में इंडिया में। ठीक है, तो वो चीजें हुई। यहाँ क्या है ना कि अभी भी इन चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा, थोड़ी समस्याएं अभी भी हैं इन चीजों में। तो क्या बताया, देखो वाटर बॉर्न डिजीजेस, माल न्यूट्रिशन अभी भी प्रॉब्लम है। हालांकि माल न्यूट्रिशन बहुत हद तक हमने कम किया है, पर अभी भी वो समस्या मौजूद है, उसके ऊपर और काम करने की जरूरत है। पानियों से फैलने वाली बीमारियां अभी भी हमारे यहाँ फैल रही है, क्योंकि देखो नदियां वगैरह जो है उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है हमारा, तो ये एक समस्या अभी भी बनी हुई है। अच्छा, फिर द लेडीज, चिल्ड्रन, पुअर पीपल, इनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी एक बड़ा समस्या है। देखो अभी दिल्ली वगैरह का न्यूज वगैरह आप सुनते रहते हो। ठीक है, दिल्ली तो चलो कैपिटल है तो न्यूज में हाईलाइट हो जाता है, बाकी शहरों में क्या पॉल्यूशन नहीं है, वहां भी है। ठीक है, अब वो हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, लोगों को उसके प्रति मतलब कुछ सेंसिटिविटी नहीं है, ना गवर्नमेंट को है ना पब्लिक को है। ठीक है, तो ये जो पॉल्यूशन वगैरह है ना, ये तुरंत नहीं मारता हमको। ठीक है, ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे धीरे मारता है, अंदर हमारे बीमारियां ला रहा है। अब ना ऐसी बीमारियां कई बनती जा रही हैं जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है। तो ये एक चीज है, इसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है, इसको सुधारना जरूरी है। ठीक है, अब ज्यादातर अर्बनाइजेशन वगैरह की वजह से क्या हो रहा है ना, शहरों में सब लोग पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा क्राउड हो जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है वहां की। अब गिने चुने एरिया में बहुत सारी पब्लिक रह रही है, तो उतने पब्लिक का हेल्थ मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन समस्याओं की वजह से मतलब सफिशिएंट सारी फैसिलिटीज नहीं दे पाने की वजह से अभी भी बीमारियां या माल न्यूट्रिशन बोलो या ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम बोलो, ये सब अभी भी मौजूद है और इन पर हमको काम करना पड़ेगा। चलो बात करें आगे जेंडर इक्वालिटी की, तो समाज में डिफरेंसेस जो मेल फीमेल को लेकर है, वो डिफरेंसेस को दूर करना पड़ेगा। अच्छा, तो जेंडर इक्वालिटी में क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सारे सिटीजन्स को इक्वल जस्टिस की बात करता है। 2011 का अगर हम सेंसस का बात करें, जिसमें सारा पॉपुलेशन वगैरह कैलकुलेट किया गया था, 48.46% फीमेल थी इंडिया में, मतलब आधे से कम पॉपुलेशन, ठीक है, फीमेल की है, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, मेल की, 51.54। अच्छा, फिर इसके अलावा फीमेल जो है अगर देखा जाए तो प्ले अ लीडिंग रोल एज अ रिसोर्स, है कि नहीं। अगर आदमी काम कर रहा है तो औरत भी तो काम कर सकती है। और ह्यूमन रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो अगर सिर्फ हम समाज में 50% पॉपुलेशन को ही काम पर लगा रहे हैं, एज अ ह्यूमन रिसोर्स यूज कर रहे हैं, बाकी 50% को हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन में ले ही नहीं रहे हैं, तो वो तो सही चीज नहीं है ना। तो अगर हम वुमेन को भी इन्वॉल्व करें तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मैन पावर वगैरह बढ़ेगा, जो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, कई बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, सोशल कल्चरल आइडियोलॉजीज के ऐसे पर्सपेक्टिव की वजह से वुमेन का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। फिर अभी भी बात करें तो बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो सिर्फ घर को ही संभालने में लगी हुई हैं, हाउस होल्ड कोर्स पे ही लगी हुई हैं, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, यही उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके अलावा अब ये सब चीजों की वजह से इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, वो फैमिली के लिए कुछ इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। कंट्रीब्यूट कर रही है भाई, मेरा तो नजरिया है कि कंट्रीब्यूट कर रही है। कैसे कर रही है भाई, जो घर का पूरा संभाल रही है वो, उसके बदले में मान लो अगर खाना नहीं बनाए तो खाना बाहर से खरीद के लाओगे ना, उसका तो पैसा लगेगा ना, तो पैसा तो बच ही रहा है ना, और जो बच रहा है वो इनकम ही हुआ एक तरह से।
ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हाँ दिखता नहीं है डायरेक्टली। डायरेक्ट पैसा आता है तो दिखता है कि हाँ पैसा आया, बच रहा है वो नहीं दिखता कि बचा। तो सोचना पड़ेगा हमको, अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका अभी भी, और आगे भी इन्वॉल्व किया जाए तो जरूरी है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नो डाउट। अच्छा, एक चीज और है कि इनको फैमिलीज में डिसीजंस लेने की पावर नहीं होती, ठीक है। कुछ जगहों तो वही डिसीजन लेते हैं, पर ठीक है, मतलब ज्यादातर केसेस में डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं मिलती फैमिली में। हेल्थ को लेकर ये तो भाई मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ का देखा जाए तो हेल्थ का प्रॉब्लम रहता ही है फीमेल में, ठीक है, क्योंकि वो सफिशिएंट न्यूट्रिशन वगैरह नहीं लेती हैं। अच्छा, फिर इकोनॉमिकल और एजुकेशनल राइट्स के मामले में भी पीछे है मतलब कहने का कि अगर पढ़ाने लिखाने की बात है तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हाँ लड़का है तो उसको ज्यादा पढ़ाना चाहिए, लड़की है तो उसको ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। तो एजुकेशनल उसमें मतलब उनको थोड़ा कम प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। तो एजुकेशनल राइट्स थोड़े कम मिल रहे हैं। फिर इसके अलावा वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, गेम्स कौन से खेलने हैं नहीं खेलने हैं, उनको सही अपॉर्चुनिटीज मिले, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लड़कों को उस तरह से जज नहीं किया जाता, लड़कियों को जज किया जाता है। इसके अलावा दे बिकम विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम। ये तो है समाज में कुछ एविल्स हमारे, ठीक है, पर्दा सिस्टम फेस करना पड़ता है। हालांकि बहुत कुछ सुधरा है पिछले कई सालों में, ठीक है, बट अभी भी कुछ जगहों पर जो समस्याएं हैं उसके ऊपर काम करना जरूरी है। चाइल्ड मैरिज अभी भी कई जगहों पर हो रहा है, ठीक है। डाउरी सिस्टम अभी भी चल रहा है ना, डाउरी समझते हो ना, दहेज वगैरह का, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ठीक है। अच्छा, तो ये तो औरतों को ही डाउरी देना पड़ता है ना, आदमियों को तो नहीं देना पड़ता है। तो ये इस चीज की विक्टिम होती हैं औरतें, और वो उनके लाइफ पर, उनकी साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर डालता है। फिर इसकी बात करें आगे, दे आर फोर्स्ड टू बिकम विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, लो रेस्पेक्ट, डिजायर टू हैव अ सन, सोशल ट्रेडिशंस, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशंस। अब देखो होता क्या है ना, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड मतलब पुराने समय में था ना, जैसे लड़कियों को पहले ही मतलब पता कर लेते थे कि भाई, पहले तक तो होता है कि वो पहले ही पेट में ही चेक कर लेते हैं, लड़की है तो उसको अबॉर्ट कर दो। दूसरा, ये पैदा भी होने के बाद वो दूध पीती वगैरह का सिस्टम था कि लड़कियों को डुबा के मार दिया जाता था पैदा होने के बाद। तो ये सारी चीजें होती थी, समाज में रेस्पेक्ट नहीं मिलना, लोगों को यह है कि लड़का हो, लड़के की इच्छा ज्यादा होती है, लड़कियों को मतलब नहीं रखना चाहते लोग, इस तरह की वजह से, और ये बहुत सारे सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनके साथ। ये सारी समस्याएं औरतों को फेस करनी पड़ती है। इनइक्वालिटी हमको चाहे इकोनॉमिक डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में, सोशल डोमेन में, हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा आदमी और औरत को, ठीक है, उनके साथ डिफरेंस होता है। जैसे 12.2% है, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में सिर्फ 12.2% ही वुमेन है, ठीक है, बाकी सब मेल है। अच्छा, इसके अलावा विधानसभा वगैरह की बात करें, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, लोकल वाले में तो खाली मतलब काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, पर ये लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन सब में ना बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, ठीक है। इसके अलावा अगर कंपनियों में जॉब कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी औरतें अगर जॉब कर रही हैं, तो जो हायर पोजीशन है, जैसे डायरेक्टर की पोजीशन होगी, चेयरपर्सन की पोजीशन होगी, बड़े लेवल के मैनेजर्स होंगे, ऐसे पोजीशंस पर फीमेल को बहुत कम ही देखा जा रहा है, ठीक है। क्यों भाई, उनको एजुकेशन दी भी जा रही है, तो कई औरतों को ना, कई लड़कियों को हायर लेवल की एजुकेशन नहीं दी जा रही। जब वो हायर लेवल की एजुकेशन नहीं होगी तो वो हायर क्वालिफिकेशंस नहीं होंगी, तो वो जाहिर सी बात है जो हायर पोजीशन की जॉब होगी वो उनको नहीं मिलेगी। तो ये सारी समस्याएं भी हैं। अच्छा, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो औरतों को एम्पावर कैसे किया जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो पहली बात कर रहे हैं कि पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का सेंटर ही वुमेन है, ठीक है। अगर वुमेन का डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल पूरे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। अच्छा, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब ये हुआ कि जब तक आप वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करोगे तो उनका एम्पावरमेंट नहीं होगा। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मतलब उनको जॉब्स दी जाए, उनको बेहतर एजुकेशन मिलेगा तो वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी उनके लिए, तो एजुकेशन भी दी जाए, ठीक है। और हर चीजें मतलब हर फील्ड में उनको आगे बढ़ने दिया जाए, ऊपर आने का मौका मिले। तो ऐसी चीजें अगर होंगी ना तभी उनका एम्पावरमेंट होगा, यानी बेसिकली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना जरूरी है। अच्छा, इफ वुमन इज एजुकेटेड, अब यहाँ पर एक बड़ी लाइन लिख दी है देखो, कि अगर औरत पढ़ी लिखी है तो वो अपने घर को पढ़ाएगी, समाज को पढ़ाएगी और इस तरह से पूरे देश को पढ़ाएगी। और वैसे भी तुम देखोगे स्कूलों में मोस्ट ऑफ जो होती हैं वो टीचर है, लेडी ही होती है, फीमेल ही होती हैं।
तो समाज को पढ़ाने में कहीं ना कहीं वुमेन का कंट्रीब्यूशन है, और अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देश में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अवर कंट्री स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, तो हाँ भाई बिल्कुल कंट्री ने स्टेप्स लेना शुरू किया है। समय समय के हिसाब से देखे जाए तो प्राइम मिनिस्टर रही हैं औरतें, प्रेसिडेंट रही हैं, अभी हमारी करंट प्रेसिडेंट भी जो है वो वुमेन ही है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वुमेन ही है, बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं वो भी वुमेन ही है। तो अब देखा जाए तो धीरे धीरे समाज में सुधार हो रहा है और वुमेन भी आगे आ रही हैं। अच्छा, अभी तो ये भी है ना, देखो टैक्सी ड्राइवर का भी जॉब कर रही है, पायलट का भी काम कर रही है। पायलट जानते ही होंगे, टैक्सी ड्राइवर का भी, जैसे ना कई सिटीज में ना पिंक सर्विसेज चलती हैं, मतलब ऑटो, औरतों वाली ऑटो स्पेशल टैक्सी, भी औरतों वाली स्पेशल टैक्सी, उसमें ड्राइवर वुमेन होगी। तो इस तरह के भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वी हैव बीन वाचिंग वुमेन वर्किंग एज सोशल वर्कर लिटरेचर। अच्छा, औरतें सोशल वर्कर्स की तरह समाज में भी काम कर रही हैं, फिर पढ़ी लिखी होके जर्नलिस्ट का काम कर रही हैं, लिटरेचर का काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स में अभी ही हमारी वुमेन टीम, इंडियन वुमेन टीम जो क्रिकेट की है, वो वर्ल्ड कप जीत कर आई। तो स्पोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूशन है इनका, टीवी वगैरह, न्यूज चैनल वगैरह पर आप देख ही रहे हो, ठीक है। बड़े फेमस जो न्यूज एंकर्स हैं वो वुमेन है। तो काफी सुधार हुआ है और हो रहा है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज एक्सपांडिंग, औरतों का जो एम्प्लॉयमेंट है बढ़ रहा है, मतलब हर सेक्टर में काम करते हुए दिख रही हैं, चाहे लेबर वाला काम हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे कम्युनिकेशन या कॉमर्स का काम हो, मतलब हर लेवल पर, अनस्किल्ड भी और स्किल्ड भी, हर फील्ड में औरतें काम करते हुए दिख रही हैं। हालांकि अभी भी बहुत कुछ मतलब स्कोप है इंप्रूवमेंट का, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है और उसे करना चाहिए। वुमेन वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या चलाई गई हैं स्पेशली डेडिकेटेड वुमेन के लिए, तो बोल रहे 1980 से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप किया गया कब, 1992 में। सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, स्पेशल पॉलिसी बनाई गई, यहाँ कमीशन बनाया गया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो उसके लिए काम करेगी। दूसरा, उनके लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं, कब, 2001 में। ये किसने बनाया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाया, इंडियन गवर्नमेंट के। फिर उनको स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन, वेलफेयर, सब चीज के लिए उनको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग करना है तो उनको मतलब वो टाइकोंडो या ये सब की ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो अच्छे से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अच्छा, फिर इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने 1975 को वुमेन्स ईयर की तरह डिक्लेयर किया, वुमेन्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा 1975 से 1985 का जो 10 साल का पीरियड था, यानी डेकेड था, उसको वुमेन्स डेकेड कहा गया। अब देखो, जो ये साल डिक्लेयर किया ना, इसी से 10 साल आगे तक देखा जाए तो वुमेन्स डेकेड, ठीक है। इसके अलावा 2002 को वुमेन एम्पावरमेंट ईयर की तरह सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। फिर इसके अलावा मतलब इंडिया में ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसमें वुमेन को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स दिया जाएगा। मतलब क्या, पहले क्या होता था ना कि जो प्रॉपर्टी है ना वो लड़के की होगी, बेटी की नहीं होगी, बेटी की शादी है कि बेटी दूसरे घर चली गई, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं, प्रॉपर्टी सारी बेटे की है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लॉ मॉडिफाई कर दिया गया है। अब ऐसा है कि अगर बेटी चाहे ना तो उस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसका भी होगा। वो तो बात अलग है कि लड़कियां मांगती नहीं है, छोड़ के चली जाती, ठीक है, मेरे भाई के लिए है ना, मेरा भाई यूज करेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो डिमांड करे तो बाय लॉ अलाउड है कि वो ले सकती है आधा प्रॉपर्टी। फिर वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, वेलफेयर के लिए तो स्कीम चलाई गई, उनका जो शोषण हो रहा है औरतों का, उसको रोकने के लिए भी कुछ स्कीमें चलाई गई हैं। जैसे अभयम हेल्पलाइन नंबर है 181, इसमें औरतें फोन करके अपने लिए हेल्प मंगा सकती हैं, ठीक है, जस्ट एक कॉल पर। और मतलब कुछ डेंजर में है तो उसके लिए भी हेल्प मांग सकती हैं, कुछ ज्यादा मतलब डिप्रेस सिचुएशन में है तो उसके लिए काउंसलिंग भी हो सकती है उनकी, उस नंबर पर फोन करके काउंसलिंग ले सकती हैं, गाइडेंस ले सकती हैं अपने प्रोग्रेस को लेकर, मतलब उनको कुछ अपने फ्यूचर के रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो भी उसमें मिल जाएगा उनको। वुमेन कोर्ट बनाए गए हैं स्पेशली वुमेन के लिए, कि मतलब वुमेन रिलेटेड जो केसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन केसेस को तुरंत सॉल्व किया जाए, वो केसेस डिले ना हो, तो स्पेशली डेडिकेटेड टू वुमेन वुमेन कोर्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट भी थोड़ा एक्टिव हुई है, इन चीजों पर नजर रख रही है ताकि वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन या जो हैरेसमेंट वगैरह हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो ना हो, ठीक है। तो जैसे ना फिजिकल मेंटल कोई भी टॉर्चर हो रहा है या सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा कुछ ऐसा लगता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सख्त नजर रखती है, कोई भी ऐसा केस आता है तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेती है। स्पेशल लॉ पास किया गया है पार्लियामेंट में, ताकि जहां पर वो काम वगैरह कर रही हैं, ठीक है, कहीं पर भी, चाहे वो जॉब कर रही हो, बिजनेस कर रही हो, कुछ भी हो,
उसमें उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, इसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाए गए हैं, इसके लिए पार्लियामेंट में लॉ पास करवा लिया गया है। अच्छा, गुजरात गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, या कहो कि समाज में इक्वल स्टेटस दिलाने के लिए। अच्छा, तो गुजरात गवर्नमेंट ने भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपना 2001 में बनाया। इसके तहत इसने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं गवर्नमेंट ने? स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी, गर्ल एजुकेशन चैरियट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मतलब लड़कियां जब स्कूल में आती हैं तो उसके लिए बड़ा सेलिब्रेशन किया जाता है, उनको भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। चैरियट फेस्टिवल, रथ यात्रा वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, जिससे वुमेन एजुकेशन को लेकर लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जाती है ना। इन सब प्रोग्राम्स कैसे बोल रहे हैं कि 100% इंक्रीज हुआ है वुमेन लिटरेसी में, मतलब पहले जितना था उसका डबल हो गया है वुमेन लिटरेसी गुजरात के अंदर ऐसी स्कीम चलाने की वजह से, ऐसा कहना है यहाँ। इसके अलावा जिन विलेजेस में वुमेन लिटरेसी 35% से कम है, मतलब उन जगहों पर औरतें बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, वहां और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए, लड़कियों को आगे लाने के लिए पढ़ाई की फील्ड में, वहां स्पेशल स्कीम चलाई जा रही है। स्पेशल एक नाम क्या है? विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। ये विद्या लक्ष्मी बॉन्ड में क्या होता है कि जब वो बच्ची का एडमिशन होगा ना स्कूल में, उस टाइम पर ही एक मतलब बॉन्ड साइन होता है, उसमें गवर्नमेंट उसके अकाउंट में पैसे जमा करती है। ठीक है, अब ये पैसा कब मिलेगा? जब उसका एजुकेशन कंप्लीट होगा, तो उस टाइम वो पैसा हर महीने जमा होते या साल पे जमा होते इंटरेस्ट जोड़कर बाद में उसको मिलेगा। तो अब लोग जब ये समझेंगे ना कि हाँ भाई मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा तो मुझे पैसा भी मिलने वाला है, तो लोग और ज्यादा मोटिवेट होंगे पढ़ाने के लिए। इस तरह से ऐसी स्कीम चलाई गई है। सरस्वती साधना योजना, इसमें 1,50,000 गर्ल्स को साइकिल दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी साइकिल क्यों दिया गया है? दूर आने जाने में दिक्कतें होती हैं लड़कियों को पढ़ने लिखने जाने के लिए, तो साइकिल दी गई ताकि वो साइकिल से अपना जाके पढ़ वगैरह सके। मतलब कई बार होता है ना गांव में आपके हायर क्लासेस नहीं होती तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है, उसके लिए साइकिल वगैरह प्रोवाइड किए। इसके अलावा साइकिल तो दी ही है, अगर फिर भी दूर और ज्यादा जाना पड़ रहा है, बस वगैरह में जाना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट बस जो है, एसटी बस जो है, उसमें उनके लिए ट्रेवलिंग फ्री है। ठीक है, उसके लिए उनको पैसा नहीं देना पड़ता है, वो स्कूल से एक पास बनवा लेते हैं, वो फ्री हो जाता है। ठीक है, पैसा नहीं देना पड़ता है। सबला योजना में जो एडोलसेंट एज में पहुंचती हैं गर्ल्स, उनके लिए न्यूट्रिशनल फूड वगैरह प्रोवाइड करने का स्कीम चलाया गया है, उनको अच्छा खाना, हेल्दी खाना दिया जाए, ऐसी स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, फिर मतलब उसमें ये भी होता है कि कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी जाती हैं, अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है तो विटामिन रिलेटेड मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर रखा है 33%, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 33% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, 33% ऑल ओवर द कंट्री है, सब जगह 33% रिजर्वेशन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो जो ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये सब होता है। गुजरात गवर्नमेंट उससे आगे गई है, गुजरात गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50% कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, हर स्टेट में 33% तक चलता है, गुजरात गवर्नमेंट ने 50% तक कर दिया है। राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना, इसमें क्या होता है? जो डेस्टिट्यूट वुमेन है, मतलब या तो विडो है, ठीक है, और उनकी कोई फैमिली मतलब नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके, तो वो डेस्टिट्यूट है, मतलब अकेले रह रही हैं, कोई सपोर्ट नहीं है उनको, तो ऐसी औरतों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम चलाई गई है। इसमें उनको पेंशन वगैरह दिया जाता है ताकि कुछ इकोनॉमिक हेल्प उनका हो सके। इसके अलावा मिशन मंगलम योजना, इस मिशन मंगलम योजना में क्या है? वुमेन के लिए मतलब उनको ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है सस्ते दाम में, सखी मंडल वगैरह ऐसा बनाकर उससे उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह की स्कीम ये औरतों के बेनिफिट के लिए। अच्छा, फिर इसके अलावा ई ममता प्रोग्राम चलाया गया है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए। इसमें क्या होता है? जब वो लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और उनको एक ममता कार्ड इशू किया जाएगा। इसमें क्या होगा? फ्री में वैक्सीनेशन होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी कुछ हेल्प मिलेगी और पैसा भी थोड़ा बहुत उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपने लिए हेल्दी खाना वगैरह खा सके, मेडिसिन का पैसा निकाल सके। साथ ही साथ जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसका उस बच्चे का भी वैक्सीनेशन वगैरह, ठीक है, ये सब फ्री में किया जाता है अगर इस प्रोग्राम में किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है तो। इसके अलावा सेफ गर्ल चाइल्ड पॉलिसी चलाई जा रही है, बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, सबको अवेयर किया जा रहा है कि बेटियों को बचाएं, उनको पढ़ाएं वगैरह, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुना ही होगा आपने। तो ऐसी स्कीम चलाई जा रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। इसके अलावा जो SC ST कम्युनिटी की प्रेग्नेंट वुमेन है उनको चिरंजीवी योजना,
चिरंजीवी योजना के तहत क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेबोरेटरी टेस्ट ऑपरेशन फैसिलिटी सब फ्री में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अभी ये ममता वाले प्रोग्राम में ना ऑपरेशन का मतलब खर्चा गवर्नमेंट नहीं देती। जैसे होता है ना, बच्चा पैदा होता है कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, तब वो बच्चा का डिलीवरी होता है, तो ऐसे केस में ना वो चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो वो जो गांव देहात के औरतें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, खास करके SC/ST वुमेन के लिए, तो गवर्नमेंट वहां पर वो पे करती है, मेडिसिन का भी पैसा देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी स्कीम्स हमारी खत्म हुई और ये चैप्टर भी खत्म हुआ। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में तो अच्छा रिस्पॉन्स आया था, पिछली वीडियो में रिस्पॉन्स नहीं दिया यार आप लोगों ने, मतलब लग नहीं रहा है कि थोड़ा सीरियसनेस हुई है। भाई सीरियस हो जाओ, तुम्हारे लिए स्पेशल अलग से आके ये वीडियोस बना रहे हैं, छोटे वीडियोस बना रहे हैं, जबकि इनके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, पहले से ही चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, फिर भी मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि और छोटा वीडियो बनाऊं। ठीक है, ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप सारी चीजें कवर कर सको। चीजें कुछ नहीं गायब कर रहा हूं मैं, चीजें सारी अंदर है। ठीक है, तो अगर एफर्ट डाल रहा हूं तो थोड़ा देखो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को ये है कि तुम बच्चे लाओ ये करो वो नहीं, कम से कम देखो, जो 100-200 लोग पहले देख रहे थे कम से कम वो तो देखो, जल्दी जल्दी निपटाओ, तो मैं और ज्यादा फटाफट वीडियोस डालूं और फिर मैं आगे की चीजें प्लान करूं कि आगे और क्या करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते रहो, सीरियस हो जाओ, अब समय नहीं है, जितना समय वेस्ट होगा दिक्कत होती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।